नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर आपका अपना शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, जिस शो में हम आपको बताते हैं कि कैसा रहा जो पूरे हफ्ते बाजार का हाल था। और अगले हफ्ते अगर हम बात करें तो 3 IPOs खुलने जा रहे हैं, जिसमें Hyundai का जो IPO है वो भी शामिल है। आपको बताएं कि Hyundai देश की सबसे बड़े IPO लाने का दावा कर रही है और इसमें जो 3 IPOs खुलने की हम बात करें, मेन बोर्ड का IPO Hyundai का ही है। तो किस तरह से अगर हम बाजार की बात करें, FNO एक्सपायरी या फिर बात करें IT स्टॉक्स की, बात करें FMCG की, किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। वहीं अगर विदेशी निवेशकों का हम जिक्र करें तो भारतीय बाजार में उनका बढ़ता हुआ निवेश और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बढ़ने की वजह से बाजार को मजबूती मिली है। फेड ने जब बाजार की अगर बात की जाए तो ब्याज दरों में जो कटौती की उसको भी डिस्काउंट किया भारतीय शेयर बाजारों ने। इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। और लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और स्टॉक्स की चाल कैसे रहने वाली है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, धनतेरस है और कहाँ माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो बरसने वाली है, निवेश का सौदा करना मुनाफे के लिए किस हिसाब से मुफीद होगा, कौन सा सेक्टर बेहतरीन रिटर्न देगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उनके लिए जो नंबर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, तो आप उन नंबर्स को नोट कर लीजिए और फिर सवाल पूछिएगा। तो नंबर्स एक बार मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज। महेश्वरी साहब जो कि जाने माने स्टॉक एक्सपर्ट है, लगातार रविवार वाले दिन जुड़ते हैं, वो आज स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका महेश्वरी साहब इस शो पर जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ ऑनलाइन बालिका साहब, अमरीश बालिका जी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, वो जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। महेश्वरी साहब, पहला सवाल यही है कि अगर हम शेयर मार्केट का पूरा हफ्ता देखें तो IT स्टॉक्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। आने वाले हफ्ते के लिए मेन ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं जिसके लिहाज से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बिल्टअप कर सकता है? देखिए, मेरा मानना ये कि पोस्ट दिवाली और नियर दिवाली पिछले 4-5 साल में मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेशन फेस लिया और इस बार भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेस है। अगर हम कल की नेक्स्ट ओपनिंग की बात करें तो मुझे लगता है जिस ढंग से डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी और तेज़ी से दी है, तो मुझे लगता है इनिशियल काफ़ी अच्छा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। बट पूरे वीक में मुझे लगता है मार्केट उसके बाद सबड्यूड रहेगी और कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बना रहेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पैसा चाइना में शिफ्ट हो रहा है उसका क्या हमारे ऊपर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आने वाला है। जो स्टॉक्स हमारे MSCI में तो नेचुरली वहाँ पे कोई डिस्क्रिशन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहाँ तो मुझे लगता है जो फ्लो है वो एज इट इज़ आती रहेगी। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो MSCI के पार्ट नहीं है, मुझे लगता है वहाँ पे कहीं हमें उन काउंटर्स पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन फेस है, थोड़ा सा हमें लुक एंड बिहोल्ड, थोड़ा सा देखना है, समझना है और उसके बाद ही बाई करना है। मलिका साहब, क्योंकि Q2 की अर्निंग्स भी सामने आने वाले हैं, जहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर्स हैं वो सामने आएंगे। Q1 और Q2 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या उम्मीदें हैं बाजार को जब हम Q2 के रिजल्ट्स की बात करते हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनकी? देखिए, अर्निंग्स Q1 के थोड़े टेपिड थे, उतने खुश नहीं किए और मुझे लगता है कि Q2 भी शायद उसी तरह का रहेगा। और जिस हिसाब से TCS के नंबर्स आए थे, यहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। तो एंड एट द सेम टाइम जो मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आई मीन द ग्रोथ है स्लो डाउन, GST ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता नहीं कि अर्निंग्स में कोई बड़ा सरप्राइज रहेगा। तो ओवरऑल अर्निंग्स टेपिड रहेंगे और शायद इससे मार्केट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। और जैसे कि अभी बताया था कि शायद कंसोलिडेशन फेज में हो विद स्लाइट स्लो डाउन। महेश्वरी साहब, क्योंकि हमने IPOs की बात शो की शुरुआत में ही कही और Hyundai का मानना है कि भाई वो सबसे बड़ा IPO लेकर दुनिया में आ रहे हैं और ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं इस पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो 3 लिस्ट हो रहे हैं, उसमें Hyundai को बाजार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए या फिर बाजार किस तरह से इसे लेगा? देखिए, जो Hyundai का शेयर्स है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये सब्सटेंशियल OFS है। इसका मतलब है ये पैसा कंपनी पे ना जाके प्रमोटर्स को जाएगा। प्रमोटर्स अपने जो शेयर्स है वो ऑफलोड कर रहे हैं, वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है बिकॉज वो कंपनी
से पैसा विड्रॉ हो रहा है। दूसरा प्री लिस्टिंग प्री इशू से पहले उन्होंने बड़ा सब्सटेंशियल डिविडेंड दिया है, उससे भी लगता है कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, प्लस रॉयल्टी में भी लिया है। बट उसके देखते हुए भी, उसके बावजूद भी मुझे लगता है एक अच्छा ब्रांड है और टॉप 3 कंपनीज़ में है। और अभी ठीक है थोड़ा सा प्रेशर है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, अल्टीमेटली हब ऑफ इंडस्ट्री जो है और जो इंडिया का जो सबसे अभी भी जो सबसे सनराइज इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल्स है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म्स में इस काउंटर पर कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है इनिशियली थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं या ऑलमोस्ट। बस इसमें दूसरा एडिड बेनिफिट यह है कि बड़ा इशू है और प्राइस काफ़ी अच्छी है, तो इससे लगता है कि इन्वेस्टर्स को जो अलॉटमेंट है वो काफ़ी सब्सटेंशियल अलॉटमेंट होगी। पहले हमारे पास सारे इन्वेस्टर्स कहते थे 50 एप्लीकेशन में से एक को अलॉटमेंट मिलती है, 5 लगाई एक भी अलॉटमेंट नहीं मिली, या पिछले 10 इशू में से एक भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से रिटर्न चाहे उतनी स्पेकुलर ना हो, उतनी स्पार्कलिंग ना हो, लेकिन फिर भी एक रिटर्न होगी और कम से कम उनको एक अच्छे ब्रांड्स में घुसने की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, मे बी नॉट दैट एग्रेसिव, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर क्रिएटिंग ए ब्रांड। हम एक ब्रांड के ऊपर शेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, मलिका साहब, एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो एनटीपीसी की स्वामित्व वाली जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है वो भी अपने आईपीओ लाने की बात कर रही है। ग्रीन एनर्जी पर सरकार का बहुत फोकस है, उस लिहाज से इस आईपीओ में क्या दृष्टिकोण रख के निवेशकों को निवेश करना चाहिए? देखिए, टोटल फोकस गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी पे है और जिस हिसाब से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रोथ देखा है, आई मीन स्टार्टेड एज अ वर्टिकल और अभी सेपरेट कंपनी बन के आईपीओ आ रही है, तो क्लियरली आई थिंक इसके लिए डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि इवन गोइंग अहेड जो ग्रोथ रहेगा ग्रीन एनर्जी में, दिस विल बी मच मोर देन द रेगुलर थर्मल पावर। तो मुझे लगता है कि इसमें श्योरली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से भारत ने अपना बहुत अनमोल रत्न टाटा के रूप में खोया है और टाटा के स्टॉक्स को दिग्गज ब्लू चिप कंपनीज़ में गिना जाता है, ब्लू चिप स्टॉक्स माने जाते हैं, उस लिहाज से टाटा की अगर ऑल ओवर कंपनी की बात की जाए और जिस तरह से शेयर मार्केट में एक बड़े दिग्गज के रूप में अपना नाम कमाया है, क्या इसका असर भी उन स्टॉक्स पर पड़ता हुआ नज़र आएगा? देखिए, जब एक इंडस्ट्री का टाइटन, एक इंडस्ट्री का लीडर और वो भी सबसे बड़ा लीडर मार्केट को छोड़ जाता है, दुनिया से विहीन हो जाता है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसका इंडस्ट्री पे एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आता है। लेकिन आप देखेंगे जिस दिन उनके डिमाइस की न्यूज़ आई तो उस दिन सारे शेयर्स ने, एक मुझे लगता है एज ए कम्प्लीमेंट, एज ए कंडोलेंस, सारे शेयर्स ने, सारे काउंटर्स ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया, बड़ा अच्छा उसमें आप देखें एक्टिविटीज़ हुई। एक थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, टाटा ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो ऑनरशिप स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ ऑनरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। ये प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाई टाटा ट्रस्ट है। जो टाटा ट्रस्ट है सारी ऑनरशिप उनके पास है और टाटा ट्रस्ट इसको बड़े दूर से देखती है, ओवरऑल व्यू लेती है, लेकिन जहाँ तक ऑपरेशनल मैनेजमेंट है और एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट जो कंपनी के मैनेजमेंट है वही करते हैं। और जो अभी न्योर टाटा जो उनके सक्सेसर हैं, ऑलरेडी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। ट्रेंड की अगर हम बात करें जिसके वो चेयरमैन थे, पिछले अगर इस साल की हम बात करें तो जो टॉप स्टॉक्स परफॉर्मेंस हुई है तो उसमें ट्रेंड की एक परफॉर्मेंस रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मुझे लगता है मार्केट में कहीं ना कहीं, जहाँ तक प्योरली अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक फिलैंथ्रोपी की बात करें, जहाँ तक उनके सामाजिक विचारों की बात करें, सामाजिक कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी क्षति है और बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है टाटा ग्रुप उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस करने के लिए और एग्रेसिव ज़्यादा सामाजिक कंट्रीब्यूशन पे और ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि हम फोकस की बात करें बलिका साहब, ख़ासतौर पर कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की हम बात करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है और इसके लिए विभिन्न जो तमाम अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, उनको बड़ा खर्च दिया जाता है ताकि कैपेक्स को और इम्प्रूव किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में और मजबूती आए। उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर ऑन अ होल आप किस तरह से देखते हैं उसको? तो देखिए, यदि इंडियन इकोनॉमी लाइक ग्रो करना है एंड वी आर टॉकिंग ऑफ बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030,
और कंप्लीट डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, यदि ये होना है तो क्लियरली इंफ्रा पे काफ़ी स्पेंड होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 10 साल में जिस हिसाब से फोकस है गवर्नमेंट का, आई थिंक दैट विल क्लियरली कंटिन्यू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो भी कंपनीज है, इंक्लूडिंग लाइक ईपीसी कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्टील कंपनीज, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल बेनिफिट। और क्योंकि हमने शो की शुरुआत में ये बात की थी महेश्वरी साहब की, आने वाला ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें अब धनतेरस पे और फिर दिवाली भी आने वाली है, और जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस की तो दे आर सोरिंग वेरी हाई। उस लिहाज से गोल्ड और ख़ास तौर पर दिवाली को ध्यान में रखते हुए आपके पोर्टफोलियो में वो 3 कमाल के सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही अच्छा सवाल है। और पर्टिकुलरली जैसे हमारा जो इंडिया का सीजन है, वो जो इवन फ्रांसिंग, क्रेडिट ग्रोथ, एवरीथिंग इज़ रिलेटिंग टू दी इस फेस्टिवल सीजन से हमारा सारा कुछ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ बड़ी एक्सपोनेंशियली इसमें बढ़ती है। और इस समय अगर आप एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर के अच्छे चुनिंदा शेयर्स में किसी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स की मुझे लगता है अनुभूति हो सकती है। इसके साथ साथ जो मुझे बार बार मैंने कहा है कि अगर हम आज उसकी बात करें जिसके पास डाटा है, जिसके पास ई कॉमर्स है, या जिसके पास अपना प्लांट एंड मशीनरी क्या है, उसका डाटा और उसके कंप्यूटिंग करने की क्षमता। आज एक्सचेंज की बात करें, आप बीएससी स्टॉक की बात कर लें, एमसीएक्स की बात करें, केम्स की बात करें, केफिन की बात करें, जिनके पास उनका प्लांट एंड मशीनरी क्या है, उनके पास डाटा है और उस डाटा को इस ढंग से मैनेज कर रहे हैं और उससे रिटर्न्स आ रही है। इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कोई नहीं है। अगर आप उसको नेक्स्ट आप देखें, अगर उनको 10 रुपये नेट मार्जिनल ग्रोथ होगी तो उसमें से 8 रुपये उनको सेविंग होगी, बिकॉज उनका जो ऑलरेडी सर्वर लगना है, आगे कनेक्टिविटी बननी है, जो भी सिस्टम बनना है, जो फिक्स कॉस्ट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि आने वाला जो साल है वो सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ इन सेक्टर्स में मिलेगी, जो या तो ई कॉमर्स में बात कर रहे हैं या कंज्यूमर को एक तरह की सर्विस देते हैं, ना कि प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो एक सर्विस बेच रहे हैं। और सर्विस बेचने वाले लाइक आप जो मैंने अभी आपको 4-5 नाम दिए, इसमें से हम एक नाम कोई भी ले सकते हैं। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बहुत अच्छा कहा। मुझे लगता है अल्टीमेटली जितना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोग्रेस है, इतना उन पर फोकस है, उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, आप चाहे किसी पावर सेक्टर्स में, चाहे सोलर सेक्टर्स में, रिन्यूएबल में, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डायरेक्ट रेलवे ट्रैक, जब भी बजट से 2-3 महीने पहले, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि बजट से पहले 2-3 महीने रेलवे स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से भी 1-2 स्टॉक्स लो सकते हैं। तो इन 3-4 सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन विद दी स्लाइटली कॉशन कि ये जो फेस है वो कंसोलिडेशन फेस है और इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट टाइम है कि अगर एसआईपी के थ्रू इस समय बात करें, अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की स्लाइटली प्राइस डाउन भी आ सकती है, पर आपको उससे घबराना नहीं है। आप उस पर होल्ड करिए, बल्कि अगर अच्छे स्टॉक्स लिए हैं आप उसको उस लेवल पे हल्का सा एवरेज और कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टेबल फंड्स 100 रुपीज़ हैं तो आप अभी उसमें 25 रुपये ही खर्च कीजिए, बाकी आप 25 रुपये वेट करिए। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उस पर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन चुनिंदा शेयर्स में ही आपको बना रहना है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से इस समय निकलने का टाइम है। अभी मैं नहीं चाहता कि कोई इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एंट्री करे, उस पर ज़रा लगाम रखें, थोड़ा सा समझें, देखें और लें। लेकिन अगर टॉप कैप्स में, अगर आप लार्ज कैप्स में अभी भी जाने में कोई नुकसान नहीं है। स्लाइटली जो वेरिएशन आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी तो आने दो, क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में जो ब्लड लाइन है दैट इज़ दी वॉलेटिलिटी ओनली। तो हमारे को ये एंट्री पॉइंट है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव है, हमें उससे डरना नहीं है, हमें देखना है कि यही मुझे एंट्री करने के पॉइंट है और हमें उससे फ़ायदा उठाने को, उसको कैपिटलाइज करने की हमारे को समझ होनी चाहिए और हमें उसको कैसे कैपिटलाइज करना है। यही हमारा इस सारे शो का मकसद है कि हम इन्वेस्टर को कैसे सशक्त करें कि मार्केट वैगरीज से वो जीत पाएँ। यार बहुत अच्छी बात की वलीका साहब, इसी को मैं आगे लेके जाती हूँ कि कंसोलिडेशन का फेज़ है और जिस तरह से कई एंट्री पॉइंट्स की बात यहाँ पर महेश्वरी साहब कर रहे हैं, उस लिहाज से बड़े काउंटर्स अगर आपको कम वैल्यूएशंस पर अभी मिलते हैं, अगर बाय ऑन डिप का हम एक दृष्टिकोण देखें, तो क्या निवेशक जो पहली बार एंट्रेंट है मार्केट में वो सीधा तौर पर यहाँ निवेश करे या फिर SIP ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा?
नहीं, क्योंकि अभी तो मार्केट में ज़्यादा मैंने वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से तो जो करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, आई थिंक दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उस वक्त मैं बोलूँगा कि आई मीन सेक्टर्स लाइक मेटल मेटल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चाइना में रिवाइवल हो रहा है। आई मीन स्टिमुलस देने देने वाले हैं, ऑलरेडी थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट आया है, तो इससे सीधा इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पे। और मेटल स्टॉक्स आई थिंक कुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म, पर वहाँ भी मैं बोलूँगा कि जो जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, वन शुड नॉट बाय इन बल्क, वन शुड बी डूइंग ओनली एसआईपी। और यदि एसआईपी आप यदि म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज स्टिल बेटर, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं आपके फंड्स। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे महेश्वरी साहब, क्योंकि ये सवाल कई बार मेल्स के थ्रू में मिलता है कि फ़ंड्स का चुनाव तो हम यहाँ बताते हैं कि भाई आप ये फ़ंड है या फिर एसआईपी के ज़रिए या ये सेक्टर है, फ़ंड मैनेजर का चुनाव करने के लिए वो 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या हैं? क्योंकि हर किसी के पास वो एक एक्यूमेन या फिर हम कह सकते हैं एक एस्ट्रिक नहीं होता कि वो इस लिहाज से शेयर बाज़ार में निवेश करे। तो क्या फ़ंड मैनेजर के चुनाव के लिए भी क्या 3 अहम बातें एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट इशू है, बट उसका मुझे लगता है ना इतना अच्छा आंसर अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज फंड मैनेजर के बारे में हमें ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता। ज़्यादातर हमें उसको पता होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और पास्ट फंड्स में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है। जब एक फंड मैनेजर एलिवेट होता है, जब एक एक्स स्कीम से वाई पे आता है या उसकी प्रमोशन होती है, तो जब उसने पिछली जहाँ परफॉर्मेंस दी है, जहाँ फंड मैनेजर ने काम किया है, अगर आप उसकी बात करें तो जहाँ उस समय डिसीजन ट्री में उसका पता नहीं क्या रोल हो सकता है, उसने एक्स शेयर्स को पसंद किया हो लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने एक्स को रिजेक्ट करके वाई पे ले लिया हो, लेकिन अब ये वाई के शेयर्स के अगर परफॉर्मेंस ख़राब है, उस ग्रुप की परफॉर्मेंस ख़राब है, तो उसका ब्लेम आप एक्स को नहीं दे सकते। तो आप HDFC की बात कर सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड में पिछले अगर आप बात करें तो 3-4 साल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न थी, पर उससे पहले वॉज द मोस्ट सेलिब्रिटी इन फंड मैनेजर। इसी तरह अगर हम और पर हमें कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न देखनी पड़ेगी। हम आल्दो हम फंड मैनेजर का नाम दे रहे हैं, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक जो म्यूचुअल फंड है उसका जो ग्रुप है, इट इज़ ए डिसीजन बाय द टीम, और हमें टीम के ऊपर फोकस करना है, ना कि इंडिविजुअल फंड मैनेजर पर फोकस करना है। फिर भी हम कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूचुअल फंड देखें, आप कुछ देखेंगे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कुछ उनकी वैल्यू बेस है। वैल्यू बेस का मतलब है कि वो शेयर्स को देखते हैं जो मार्केट उनकी प्राइस, जो उनकी वैल्यू है वो शायद ज़्यादा है लेकिन मार्केट प्राइस बहुत कम है, जैसे होल्डिंग कंपनीज़ हैं। अगर आप होल्डिंग कंपनीज़ में बात करेंगे, हर टॉप ग्रुप की कंपनीज़ अपनी एक्चुअल NAV से कम 25 से 30% डिस्काउंट पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन हर ग्रुप उसको, हर म्यूचुअल फंड उसको नहीं खरीद पाता, बिकॉज वो ग्रोथ पे जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है, वेदर दैट फंड इज इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ और वो वैल्यू बाइंग की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कभी नेक्स्ट मीटिंग्स में इसको और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही किस तरह से जो Q2 अर्निंग्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, उसमें दिग्गज कंपनी है IT HCL टेक, और ये माना जा रहा है कि भाई US के इलेक्शंस के बाद एक बहुत बड़ी रैली आएगी, ऐसे कई मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन बाजार इस हफ्ते में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए इस खास शो के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद का स्वागत है। बाजार इस हफ्ते में दो खास एक्सपर्ट हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट पर चर्चा करने के लिए महेश्वरी साहब हैं, अमरीश बलिगा जी हैं। बलिगा जी, क्योंकि US में इलेक्शन अब कुछ ही दिन दूर हैं और एक बड़ी रैली की उम्मीद बाजार कर रहा है, कई निवेशकों के हमारे पास मेल्स हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि भाई क्या उसके बाद IT सेक्टर में निवेश करना ठीक रहेगा क्या, या फिर ये एक सही मौका और सही वक्त है? अरे देखिए, IT सेक्टर में दो टाइप के ऑर्डर्स आते हैं। एक जो है नॉन डिस्क्रिशनरी, वो तो रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं और आते रहेंगे, और दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है वो डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे नए जो ऑर्डर्स आते हैं, आई मीन दैट एक्चुअली स्लोज डाउन बिफोर इलेक्शंस। तो ये एक्सपेक्टेड है कि पोस्ट इलेक्शंस डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी रहता है। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ रही है, Q1 के मैनेजमेंट कमेंट्री देखे हैं, Q2 का भी TCS का कमेंट्री देखा है, तो क्लियरली लगता है कि देयर आर आई मीन गुड ग्रीन शूट्स एज फार एज IT इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि आई मीन इन केस इज अ करेक्शन, दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एटलीस्ट द नेक्स्ट 2 to 3 years काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक एट लोअर लेवल्स IT स्टॉक्स में श्योरली इन्वेस्ट करना चाहिए। महेश्वरी साहब, क्योंकि त्योहारी सीज़न है और अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर तमाम जो व्हीकल कंपनियां हैं वो चाह रही हैं इनका स्टॉक निकले, तो 2 व्हीकल सेगमेंट जो पैसेंजर है, या फिर 4 व्हीकल, या फिर अगर हम बड़े हैवी व्हीकल्स की बात करें, किस सेगमेंट में, जैसे अशोक लेलैंड का अगर मैं नाम लूँ, किस सेगमेंट में निवेशक को ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो इसके रिपलिंग इफेक्ट्स इनकी एंसिलरीज पर पड़ते हैं? आई थिंक ऑटोमोबाइल्स में मुझे लग रहा है कि जो एंट्री पॉइंट, अगर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी उस पर अपनी बुक बिल्डिंग नहीं किया, ऑलरेडी उनका एक्सपोजर नहीं है, तो उसको 2 व्हीलर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिकॉज जो इस समय बड़ी अच्छी मानसून हुई है, मानसून का हमारे रूरल की जो डिमांड है उस पर बड़ा स्पेक्टिकुलर और स्केलर इफेक्ट है। इसका मतलब आज जितनी अच्छी मानसून होगी उतनी अच्छी वहाँ डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होने पर वहाँ सबसे पहले जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल में रिप्लेस की जाती है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो 2 व्हीलर है उस पर काफ़ी अच्छा मिलेगा, और लिमिटेड मॉडल्स अवेलेबल हैं, और उसमें इतना कंपटीशन ना होने के कारण मुझे लगता है शेयर्स पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले है आपका 2 व्हीलर्स पे जाना। सेकंड है एंसिलरीज। मुझे लग रहा है अभी भी जितनी भी आप अच्छी टॉप के ब्रांड्स देखेंगे, कहीं ना कहीं इंजन एक ही ब्रांड का लग रहा है, चाहे आप XY मॉडल में जाएं, चाहे Y में जाएं या Z में जाएं। आप उसके गियर बॉक्स की बात करें तो वर्ल्ड की 2 या 3 कंपनियां गियर बॉक्स बना रही हैं, वही सारे मॉडल्स में लग रहा है। आप फ्यूल टैंक्स की बात करें या टायर्स की बात करें या आप उसके हॉर्न्स की या इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करें, तो अल्टीमेटली ये जो एंसिलरीज हैं वो भी नियर मोनोपोली स्टेज पे चल रही है। तो उनको ब्रांड से वो इंडिफरेंट हो चुके हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो X ब्रांड का माल बिक रहा है या Y का, पर उनका माल बिक रहा है। तो मुझे लगता है सेकंड पे जो अच्छी एंसिलरीज हैं, आप चाहे अच्छी बियरिंग बना रहे हों या अच्छे फ्यूल टैंक्स बना रहे हो, फ्यूल पंप बना रहे हो, आप उनकी किसी भी अच्छी कंपनी को ले सकते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम की कंपनी को ले सकते हैं। और थर्ड में हम बात करेंगे 4 व्हीलर्स की, जिसके लिए हमने हुंडई के अभी इशू की बात की है, बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि अभी 4 व्हीलर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट ए बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है 2 व्हीलर्स में और एंसिलरीज में। हालांकि अभी 2 हफ्ते हैं दिवाली आने में, और आपसे तभी भी दोबारा मुलाकात होगी जब हम बात करते हैं रविवार की, लेकिन 3 ऐसे वो बेहतरीन सेक्टर्स जब उसमें अगर आप दिवाली से पहले 2024 में निवेश करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आने वाले 5 सालों तक बरसती रहे। उस लिहाज से 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जो होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। महेश्वरी साहब। अच्छा, ओके। जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे को 3 शेयर्स जो सबसे अच्छे लग रहे हैं वो लग रहे हैं, आप किसी भी एक्सचेंज का शेयर ले सकते हैं, चाहे आप CDSL, NSE, BSE, इन 3 में से एक शेयर आपके पास कम से कम होना चाहिए। दूसरा हेल्थ केयर, कम से कम आप किसी भी हेल्थ केयर का, आप चाहे फोर्टिस की बात करें, चाहे नारायण हृदय की बात करें, चाहे आप इंद्रप्रस्था की बात करें,
सेकंड, आपके उसमें कम से कम कोई ना कोई एक शेयर हेल्थ केयर का होना चाहिए। और थर्ड, मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, रेलवे में भी कोई ना कोई एक स्टॉक ले सकते हैं। मलिका साहब, जाते जाते आपके 3 इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेक्टर्स जो कि एक पोर्टफोलियो का रुतबा बढ़ा सकते हैं निवेशक के लिए। जैसे कि मैंने अभी कहा है, वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year क्लियरली है मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, दैट इज़ फॉर मच लॉन्गर टर्म 3 to 4 years के हिसाब से। और दूसरा जो थोड़ा बहुत इग्नोर्ड सेक्टर है और जिसको बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन बांग्लादेश, टेक्सटाइल्स और गारमेंट एक्सपोर्टर्स, आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए, अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो निवेशक जिन्होंने इस शो को देखा होगा पेन कॉपी लेकर वो तमाम सेक्टर ज़रूर नोट किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने में। तो बाजार इस हफ्ते में कोशिश हमारी यही रहती है कि हम स्टॉक्स और सेक्टर से रिलेटेड सवालों के जवाब तो दे ही, लेकिन निवेश की रणनीति क्या रहनी चाहिए शेयर बाजार में, फर्स्ट टाइम एंट्रेंट्स हैं या फिर हैव यू मिस द बस और नॉट, कोशिश करते हैं कि इन सवालों के जवाब भी दें। तो अगर आपके कुछ सवाल रह गए हो तो आप हमें कॉल करके आप वो सवालों को सहेज कर रख सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देखते हैं डीडी न्यूज़, बाकी खबरों के लिए नमस्कार।